हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है पॉर्ट ऑफ कॉल, जिसे साल 2015 में हांगकांग में रिलीज किया गया था और ये एक क्राइम मिस्ट्री जॉनरा की मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम जमेई वांग को देख पाते हैं, जो कि चाइना के एक छोटे से शहर डोंगयांग में रहा करती थी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जमेई अपनी माँ और बहन के पास हांगकांग आ जाती है और अब जमेई यहीं पर रहेगी। इसके बाद सीन आता है जमेई की मॉम हनाको और सिस्टर साकुरा पर। इधर ये तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी साकुरा हनाको को बताती है कि जमेई एक मॉडल बनना चाहती है, लेकिन हनाको को ये बात पसंद नहीं आती। जिसके थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि जमेई अपने रूम के बाहर एक मॉडल की पोस्टर चिपका देती है और दीवार पर कुछ वर्ड्स लिख देती है। जिसके कुछ महीनों बाद हम जमेई को उसके स्कूल में देख पाती हैं। क्लास में जमेई के पास बैठी एक लड़की सिंजो जमेई के हाथ से कटर लेकर अपना हाथ काटकर जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर टीचर जमेई से पूछती है कि सिंजो को क्या हुआ। जमेई इसका कोई जवाब नहीं देती। टीचर उस लड़की के हाथ को देखती है तो वो डर जाती है और जमेई से कहती है कि जब सिंजो ने अपना हाथ काटा था तब तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो जमेई कहती है कि आपको इसकी ब्लीडिंग रोकनी चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी। इसके थोड़ी देर बाद हम जमेई को स्कूल के चर्च में देख पाते हैं। यहाँ पर मिस मार्क, जो कि एक स्कूल सोशल वर्कर होती है, वो जमेई से उसका इंग्लिश नेम पूछती है। जमेई अपना नाम कामा बताती है। जिसके बाद मिस मार्क जमेई के फेसबुक में लिखी एक पोएम को पढ़कर सुनाती है, जो कि थोड़ी डिस्टर्बिंग थी। तो जमेई बताती है कि ये पोएम उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने लिखी है जब वो डोंगयांग में रहा करती थी। फिर मिस मार्क पूछती है कि जब सिंजो ने अपना हाथ काटा था तब तुमने वो बात टीचर को क्यों नहीं बताई। जमेई कहती है कि वो डर गई थी और उसे लगता है कि काफ़ी टीचर्स उसे पसंद नहीं करती। इधर हमें ये पता चलता है कि जमेई को यहाँ आए अब लगभग 1 साल हो गया है और अभी साल 2009 चल रहा है। इसके बाद सीधा सीन 2010 में आता है और एक वैन के अंदर हम फिलिप नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देख पाती हैं। फिलिप वैन से निकलकर अपने साथ काम कर रहे ऑफिसर सैम को एक बिल्डिंग के अंदर लेके जाता है। इस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हमें पता चलता है कि इधर एक रेंटेड कमरे के अंदर एक लड़की का मर्डर हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी गायब थी। इन्वेस्टिगेशन से फिलिप और सैम को उस रूम के अंदर एक हार्ट शेप इयररिंग, लेडीज सैंडल्स और 2 लोगों की कई सारी फोटोज दीवार पर चिपकी हुई दिखती है। साथ ही में इन्हें एक ओल्ड लेडी की फोटो फ्रेम मिलती है। सैम बताता है कि जो इस कमरे में रहा करता था, यानी कि टिंग, उसी ने विक्टिम को लास्ट बार देखा था, लेकिन टिंग कल रात से घर वापस नहीं आया है। साथ ही में हमारे पास एक विटनेस भी है, जो कि एक ओल्ड लेडी है और वो इसी बिल्डिंग में रहती है। सीन उस ओल्ड लेडी पर आता है जिसे एक लेडी ऑफिसर कल रात क्या हुआ था इस बारे में पूछती है और अब मूवी एक रात पीछे फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो ओल्ड लेडी आराम से टीवी देख रही थी, पर तभी उसे टिंग के कमरे से कुछ काटने की जोर जोर से आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो ओल्ड लेडी टिंग के कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं देता। तभी उस ओल्ड लेडी की नजर जमीन पर जाती है और इधर गेट से बहुत सारा खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो ओल्ड लेडी घबरा जाती है। इसके बाद प्रेजेंट में हम वापस से फिलिप को देख पाते हैं, जो कि सैम को क्राइम सीन में उसकी फोटो लेने को कहता है। अब कैमरा सीधा टिंग पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने एक कस्टमर के बुलाने पर आया था। टिंग चुपके से अपने कस्टमर को एक लड़की के साथ इंटीमेट होता देख रहा होता है कि तभी वो लड़की टिंग को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। जिसके कुछ मिनट बाद उन दोनों लोगों का सामान टिंग अपने वैन में लोड करता है। इधर टिंग उस कस्टमर से बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता है और सामान लेकर चला जाता है। सामानों को शिफ्ट करने के बाद टिंग समंदर किनारे खड़ा हो जाता है और हम एक न्यूज की नरेशन सुन पाती हैं, जिसमें एक लेडी बता रही होती है कि आज सुबह पुलिस ऑफिसर्स को एक अपार्टमेंट के रूम के अंदर बहुत सारा खून मिला, जहाँ से पता चला है कि वो खून एक लेडी का है और पुलिस वालों को टिंग नाम के एक बंदे की तलाश है जो उस रूम में रहा करता था। इसके बाद सीन सीधा सीनियर इंस्पेक्टर नैन्सी पर आता है, जो कि फिलिप से केस से रिलेटेड डिटेल्स पूछती है। फिलिप बताता है कि विक्टिम का नाम जमेई था और वो सिर्फ 16 साल की एक लड़की थी, जो कि 1 साल पहले ही इधर शिफ्ट हुई थी और 9th ग्रेड में पढ़ रही थी। एक्चुअली जमेई की मॉम यानी हनाको ने 7 साल पहले दूसरी शादी की थी, लेकिन उन लोगों को हांगकांग का वीज़ा नहीं मिला, इसलिए ये लोग चाइना के डोंगयांग शहर में रहने लगे। और क्योंकि डोंगयांग हांगकांग के पास है तो वो लोग अपने स्टेप फादर से भी मिल सकते थे।
और 1 साल पहले जमे को हांगकांग का वीजा मिल गया और फिर वो अपनी फैमिली के पास इधर शिफ्ट हो गई। जमे यहाँ आकर एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन फिर उसे एक मॉडलिंग कंपनी में एज अ असिस्टेंट काम मिल गया। बट कुछ समय बाद जमे प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में आ गई और उसका मर्डर उसके कस्टमर ने ही उसके साथ इंटीमेट होने के बाद किया था। मर्डरर ने उसके मांस के टुकड़े टुकड़े करके उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया और उसकी फेस की चमड़ी को चीर के निकाला था। साथ ही में उसकी हड्डियों को मार्केट में बेच दिया। आगे फिलिप बताता है कि किलर और कोई नहीं, टिंग है, जो कि 19 साल का एक डिलीवरी ड्राइवर है। इंटीमेट होने से पहले जरूर टिंग ने किसी तरह का ड्रग्स लिया होगा और उस ड्रग्स के असर के कारण ही टिंग ने जमे को मार डाला। इसके बाद सीन जमे की मॉम की तरफ आता है, जो कि मानने को राजी ही नहीं हो रही थी कि उसकी बेटी मारी गई है। हनाको सदमे में चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि जमे एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन उसने कभी खुद को आईने में ठीक से देखा ही नहीं। वो अपने पिता की तरह ही घटिया दिखती थी और एक मॉडल बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक अच्छी खासी हाइट की, जो कि उसके पास नहीं थी। वो कैसे एक मॉडल बन सकती है? वो बहुत लड़कों के साथ घूमा करती थी, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती थी, साथ ही में उसका बॉयफ्रेंड भी था और जरूर वो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। लेकिन वहाँ खड़ा इंस्पेक्टर बार बार हनाको को कह रहा था कि अब उसकी बेटी मर चुकी है। हनाको और उस इंस्पेक्टर को फिलिप और सैम भी देख रहे थे। सैम फिलिप को बताता है कि हनाको ये मानने को राजी ही नहीं हो रही है कि उसकी बेटी मर चुकी है। फिलिप कहता है कि हनाको के मन में अभी भी होप है कि उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए वो हमारी बात नहीं मान रही। ऐसा कहकर फिलिप हनाको के पास जाकर उसे बताता है कि पुलिस स्टेशन में आए दिन ना जाने कितने ही लोगों के मिसिंग के केस आती हैं, लेकिन आप लकी हैं क्योंकि हांगकांग में हर घंटे कोई ना कोई गायब होता है और कई पेरेंट्स को तो ये भी पता नहीं चलता कि उनके बच्चे जिंदा हैं या फिर नहीं। वो लोग सालों तक अपने बच्चे के मिल जाने की आस में जिंदा रहती हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? ये सुनते ही हनाको फूट फूट कर रोने लगती है, यानी कि उसने अब एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी बेटी मर चुकी है। इसके बाद सीन सीधा 2009 में शिफ्ट होता है और हम हनाको को एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं। हनाको यहाँ पर एज अ सिंगर काम करती है। रात को हनाको वापस अपने घर आती है। हम घर के अंदर जमई और साकुरा को देख पाते हैं, जो कि टीवी देख रही थी। हनाको जमई से कहती है कि जो हार्ट शेप इयरिंग उसकी फ्रेंड शिया ने जमई को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था, असल में वो उसकी बेटी का था और अब उसकी फ्रेंड को वो इयरिंग वापस चाहिए। साथ ही में शिया ने वैसी ही सेम दिखने वाली इयरिंग्स तुम्हारे लिए मुझे दी हैं। ये सुनते ही जमई उन इयरिंग्स को निकाल कर दे देती है और जो दूसरी इयरिंग्स शिया ने दी थी वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे देखते ही हनाको गुस्से में जमई को जोर का थप्पड़ मारती है और जमई अपने रूम में चली जाती है। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि हनाको जब रेस्टोरेंट में पत्ते खेल रही थी, तब शिया हनाको के पास आकर उसे दूसरे टेबल की तरफ लेकर जाती है और बताती है कि उसने जो इयरिंग जमई को दी थी असल में वो उसकी बेटी की थी, जो पूरे $4000 के थे और अब उसे वो इयरिंग्स वापस चाहिए। साथ ही में वो जमई के लिए वैसे ही दिखने वाली इयरिंग्स भी लाई थी। तो यहाँ हनाको कहती है कि वो उन इयरिंग्स को वापस ले आएगी। अब मूवी दोबारा से प्रेजेंट यानी साल 2010 में शिफ्ट होती है। इधर टिंग पुलिस ऑफिस जाकर खुद ही सरेंडर कर देता है और नेक्स्ट सीन में हम फिलिप और टिंग को आमने सामने देख पाते हैं। फिलिप को यकीन नहीं हो रहा था कि टिंग को सरेंडर करने आ गया है। फिलिप टिंग से कहता है कि तुमने जो कहा है उसे तुम्हें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। तो टिंग कहता है कि उसने जो भी कहा है वो सच है। इसके बाद सीन कट होकर दोबारा फिलिप और सैम पर आता है, जो कि एक बिल्डिंग के बाहर टिंग के दोस्त टाइलर का वेट कर रहे होती हैं कि तभी सैम टाइलर को देखता है और फिलिप को इन्फॉर्म कर देता है। सैम को देखते ही टाइलर वहां से भागने लगता है और एक नकली कार्ड बनाने वाली बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन सैम और फिलिप भी उस बिल्डिंग में जाकर टाइलर को पकड़ लेती हैं। इसके बाद हम टाइलर को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं। यहाँ पर टाइलर सैम से बहस करने लगता है और तभी सीन नैन्सी पर आता है, जो कि कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन उसे इन्वेस्टिगेशन रूम से कुछ आवाजें आती हैं और वो अंदर जाकर देखती है तो टाइलर और सैम एक दूसरे को पीट रहे थे। नैन्सी ये देखते ही कैमरास बंद कर देती है ताकि ये सब रिकॉर्ड ना हो। तभी दूसरे रूम से सैम बाहर निकलता है, जिसे देखकर नैन्सी पूछती है कि टाइलर से लड़ने के बाद इसे इतनी चोटें कैसे लगी और टाइलर को इतनी कम चोटें क्यों लगी हुई हैं। तो फिलिप कहता है इससे आपको पता चल गया होगा कि कौन ज्यादा बेहतर है। इसके बाद फिलिप दोबारा से टाइलर के पास जाता है और टिंग के बारे में पूछता है। मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हम टाइलर और टिंग को देख पाते हैं। इधर टाइलर टिंग की मां की फोटो को लेकर टिंग को चिढ़ा रहा होता है। ये वही फोटो थी जो फिलिप और सैम को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर दीवार पर टंगी हुई मिली थी। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है और फिलिप टाइलर से टिंग की मदर, फादर और गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है।
टायलर बताता है कि टिंग की मदर जब टिंग छोटा था तभी मारी गई थी और वो अपने फादर से बात नहीं करता, साथ ही में उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। ये सुनते ही फिलिप टायलर को एक फोटो दिखाता है। टायलर कहता है कि इस लड़की का नाम लिली है और ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। फ्लैशबैक से हम देख पाते हैं कि टिंग जब लिली का सामान लोड कर रहा था तभी एक पुलिस ऑफिसर लिली पर लाइन मारने आ जाता है, लेकिन लिली उसे भगा देती है। तभी टिंग लिली से उसका नंबर मांगता है तो लिली कहती है कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तब तुम्हें मेरा नंबर मिल गया था। जिसके बाद हम इन दोनों को टिंग के घर में देख पाती हैं और जब लिली बाथरूम में जाती है तभी वहाँ पर टायलर आ जाता है और बाथरूम में झाँक कर लिली को देखने लगता है। ये देखते ही टिंग टायलर को पीटने लगता है, लेकिन लिली टिंग को शांत करवाती है। टायलर को इधर बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसके इतने पुराने दोस्त ने उसे एक लड़की के लिए पीटा था। फिर फिलिप टायलर से कहता है कि मर्डर की टाइम टिंग ने तुम्हें कॉल किया था, उसने तुम्हें कॉल पर क्या बोला था। यहाँ फिर से मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम टायलर को एक सैलून में देख पाती हैं जिसे टिंग का कॉल आता है। टिंग टायलर को बताता है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि इतने कमजोर से दिखने वाले शरीर में भी इतना सारा मांस हो सकता है। तभी मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है और अब फिलिप उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम नदी में जाकर जमे की बाकी बची कुची बॉडी ढूंढते हैं। सैम कहता है क्या पता हमें उसकी बॉडी ना मिले, जिसके बाद सीन जमे के घर की तरफ आता है। यहाँ पर साकुरा बताती है कि जमे ने यहाँ पर आने के कुछ टाइम बाद स्कूल छोड़ दिया था, पर उसने आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं छोड़ा था, बल्कि वो और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए उसने स्कूल छोड़ा था। तो फिलिप कहता है मैं उसे समझ सकता हूँ। जिसके बाद साकुरा बताती है कि हांगकांग आने के बाद जमे बहुत ज्यादा बदल गई थी। वो हमसे कोई भी बात शेयर नहीं करती थी और अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखती थी। यहाँ तक कि मॉम भी हांगकांग आने के बाद बहुत बदल गई थी, उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तभी फिलिप की नजर साकुरा के अंकल पर जाती है। साकुरा बताती है कि उसके अंकल मॉम के सामने कुछ नहीं बोलते, आपको उनसे कहीं बाहर मिलकर बात करनी होगी। इसके बाद फिलिप साकुरा को उसकी फोटो लेने को कहता है। फोटो लेते टाइम जमीन पर फिलिप एक हील नोटिस करता है और पूछता है कि ये किसकी है। तो साकुरा बताती है कि ये जमे के हैं क्योंकि वो मॉडल बनना चाहती थी और उसे अपनी हाइट हमेशा कम लगती थी। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जमे तैयार होकर अपनी कई सारी फोटो क्लिक करती है। फिर रात को साकुरा जमे को कल के ऑडिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। इसके बाद सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है। हम जमे को एक ऑडिशन में देख पाती हैं। इधर जमे अपनी फोटो क्लिक करवाती है और तभी वहाँ के डायरेक्टर की नज़र जमे पर पड़ जाती है। अब मूवी दोबारा से प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में हम जमे के अंकल को देख पाती हैं, जिसे फिलिप कहता है कि कभी जमे ने ये कहा था कि उसे मरने से डर लगता है या फिर उसे मरना है, क्योंकि टिंग ने हमें बताया कि जमे ने खुद ही उसे मारने को कहा था। तो जमे के अंकल कहते हैं कि ये बहुत बेकार सवाल है और अगर आपके पास टिंग के खिलाफ ज़्यादा सबूत नहीं है तो आप जमे की माँ और उसके बायोलॉजिकल डैड से उसके बारे में पूछ सकती हैं। अंकल बताते हैं कि जमे के फादर एक छोटे से गांव में मछुआरे का काम करते हैं और जब भी मैनचेस्टर फुटबॉल टीम जीतती थी तब जमे अपने फादर को कांग्रेचुलेशंस का मैसेज लिखती थी। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जमे फुटबॉल मैच देख रही थी और तभी जमे के अंकल कहते हैं कि आज मैनचेस्टर टीम जीतेगी। ये सुनते ही जमे अपने फादर को मैसेज करती है। वहीं गांव में उसके फादर को जब ये मैसेज आता है तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। हम देख पाते हैं कि इतनी दूर होकर भी उसके फादर जमे से बहुत प्यार करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जमे रोड पर लोगों को मॉडलिंग का फॉर्म भरने के लिए अप्रोच करती है, लेकिन अपनी हील्स के कारण वो गिर जाती है। तो ये देखकर उसका डायरेक्टर उसे बहुत डांटता है। जिसके बाद जमे धूप में नंगे पाँव लोगों को अप्रोच करती है। तभी एक लड़की जिसे जमे ने मॉडलिंग के लिए अप्रोच किया था वो पूछती है कि तुम भी तो अच्छी दिखती हो, तो मॉडल क्यों नहीं बन जाती। तो जमे बताती है क्योंकि उसकी हाइट कम है इसलिए वो असिस्टेंट मॉडल के रूप में काम कर रही है। जिसके बाद जमे अपने डायरेक्टर को उन लोगों का नाम दिखाती है जिन्होंने अप्लाई किया था। तो उसका डायरेक्टर बहुत खुश होता है और उसे ट्रीट देता है, साथ ही में उसके काम के पैसे भी देता है। जमे कहती है कि ये बहुत कम है। तो डायरेक्टर कहता है तुमने तो बस 2 घंटे ही काम किए थे। जमे कहती है कि वो और भी घंटे काम कर सकती है, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि हम लोग सिर्फ लंच टाइम पर ही ये सब करते हैं। तभी जमे की नज़र बर्गर शॉप में खाली वैकेंसी के पैम्पलेट पर जाती है। जिसके बाद हम जमे को उस बर्गर शॉप के स्टाफ के साथ देख पाते हैं। हमें पता चलता है कि जमे को इधर काम के बहुत दिन हो गए हैं और उसके दोस्त भी इधर बन चुके हैं जिनके साथ जमे बहुत मजे करती हैं। यहाँ पर जमे के दोस्त उसके लिए सिंपैथी जताते हैं क्योंकि जमे 2 जगह पर काम कर रही थी।
तभी जमी की एक दोस्त उसे प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस के बारे में बताती है। इसके बाद मूवी वापस में प्रेजेंट टाइम पर आती है और यहाँ पर जमी की मॉम कहती है कि आप लोगों को टिंग को जेल में डाल देना चाहिए, ना कि सबूत ढूंढने चाहिए, उसी ने मेरी बेटी को मारा है। तो फिलिप कहता है कि जमी ने खुद टिंग को कहा था उसे मारने को, इसलिए उसने जमी को मार डाला। इसके बाद वापस से मूवी फ्लैशबैक में आती है और हम इधर जमी को एक लड़की के साथ देख पाती हैं। इसका मतलब जमी अब प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। जमी उस लड़की के साथ इंटीमेट होने के बाद एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और वैसे ही हार्ट शेप ईयरिंग खरीदती है जो कि शिया ने उससे वापस ले ली थी। ये ईयरिंग पहनने के बाद जमी को बहुत खुशी महसूस होती है, जिसके नेक्स्ट डे जमी दोबारा से अपने नए कस्टमर से मिलने जाती है। इस लड़के का नाम हैरी होता है। रास्ते में हैरी जमी का एक पोस्टर देखता है। ये तब का पोस्टर था जब जमी ने मॉडलिंग के लिए अप्लाई करके फोटोशूट करवाया था। हैरी जमी से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होती हैं। जमी को हैरी का साथ बहुत अच्छा लगता है और ये एक साथ बहुत सारा टाइम बिताने लगती हैं। अब सीन सीधा उस सीन का दिखाया जाता है जब टिंग ने जमी को मार दिया था। टिंग जमी की बॉडी लेकर उसे बाथरूम में लेकर जा रहा होता है, तभी सीन स्प्लिट होती है और अब प्रेजेंट में हम टिंग को एक डमी के साथ देख पाते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। ये लोग क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रहे थे कि कैसे टिंग ने जमी को मारा था। नेक्स्ट सीन में फिलिप नैन्सी को बताता है कि टिंग जब छोटा बच्चा था तब उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और उस कार को टिंग के फादर ड्राइव कर रहे थे। मैं बस उस एक्सीडेंट की केस की फाइल चाहता हूँ। तो नैन्सी कहती है कि ये केस कब का खत्म हो चुका है, तुम अब इसमें मत घुसो। तो फिलिप कहता है बस उसे थोड़ा और टाइम चाहिए, वो मॉर्निंग तक उसे सारी रिपोर्ट दे देगा। तो नैन्सी कहती है ठीक है, मुझे कल सुबह तक तुम्हारी सारी रिपोर्टिंग चाहिए। जिसके बाद फिलिप इस केस पर काम करने लग जाता है और जब वो रात को बाहर निकलता है तभी टिंग फिलिप पर हमला कर देता है और उसे बांध देता है। जिसके बाद सीन टिंग के घर पर आता है। यहाँ फिलिप के मुंह पर बहुत सारे खून के छींटे पड़ रहे थे और वो टिंग को जमी की बॉडी को काटता हुआ देख पा रहा था, जिससे वो बहुत डर जाता है। मतलब कि फिलिप का ये नाइटमेयर था और वो अभी भी ऑफिस में था। यहाँ नैन्सी आकर फिलिप से रिपोर्टिंग मांगती है और फिलिप कहता है कि वो उसके डेस्क पर है। नैन्सी फिलिप से बहुत खुश होती है और वो फिलिप की कलीग रैन को रिपोर्ट में लिखी गई ग्रामर मिस्टेक्स को ठीक करने को कहती है। यहाँ रैन बताती है कि जो ओल्ड लेडी टिंग के केस की विटनेस थी उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है और उसकी कैट हमारे पास है। तो नैन्सी ये कैट फिलिप को देने को कहती है क्योंकि वो अकेला रहता है। रैन फिलिप के पास जाकर उसे वो कैट देती है और एक पिग भी देती है। रैन बताती है कि ये बूढ़ा आदमी लिली का बॉयफ्रेंड था, लेकिन लिली को अपने बॉयफ्रेंड की बेटी से प्यार हो गया था, इसलिए रैन के बॉयफ्रेंड ने उसे घर से निकाल दिया और फिर रैन की मुलाकात टिंग से हुई। लेकिन कुछ टाइम बाद लिली ने टिंग को भी छोड़ दिया। हम फ्लैशबैक में टिंग को लिली के साथ देख पाते हैं। लिली टिंग से बहस करके कहीं चली जाती है और टिंग भी उसके पीछे जाता है। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आती है और इधर फिलिप रैन को कुछ वर्ड्स सिखाता है और बताते हैं कि ये वर्ड्स जमी के रूम में लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब हो सकता है। जिसके बाद मूवी वापस से फ्लैशबैक में आती है। इधर जमी अपने कस्टमर से बात कर रही थी। जमी का कस्टमर उसे आज रात को ही बुला रहा था, लेकिन जमी मना कर देती है और तभी उसकी सिस्टर जमी को देख लेती है। साकुरा जमी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी, लेकिन जमी उसे कुछ नहीं बताती और आधी रात को जमी अपनी सिस्टर से कहती है कि वो किसी के साथ डेट पर जा रही है और ऐसा बोलकर वो निकल जाती है। रास्ते में कॉल पर जमी हैरी से बात कर रही होती है, यानी कि जमी हैरी से मिलने जा रही है। जिसके बाद मेट्रो स्टेशन पर हम जमी को देख पाती हैं। जमी यहीं हैरी से मिला करती थी। यहाँ पर हैरी जमी की गर्दन पकड़ता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ले जाकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ घूमूंगा, हम सिर्फ दोस्त हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू मिले थे। हैरी की गर्लफ्रेंड उसकी बात नहीं मानती, लेकिन जमी कहती है कि ये सच है और मैं हैरी की सिर्फ दोस्त हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जमी को एक पार्क में देख पाती हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची खेलने आती है तो जमी कहती है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। लेकिन वो बच्ची कहती है फिर तुम क्यों बाहर हो। जमी कहती है कि मेरी बात अलग है। वो बच्ची कहती है कि अगर मैं यहाँ से अभी चली गई तो तुम मुझसे मिलने वापस आओगी। तो जमी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उससे मिलने वापस जरूर आएगी और तभी उस बच्चे की मॉम आकर उसे ले जाती है। बच्चे के जाते ही जमी हैरी के साथ बिताए गए पल याद करने लगती है। जमी को याद आता है कि एक दिन हैरी ने उससे कहा था कि उसे जमी का ये काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन जमी कहती है कि अगर वो ये काम नहीं करेगी तो भूखी मर जाएगी, जिसे सुन हैरी वहाँ से चला गया था। जमी ये सब याद करते करते रोने लगती है और अपने उसी कस्टमर को कॉल करती है जो उसे रात को बुला रहा था
वो कॉल पर कहती है कि वो आज रात उसके दिए गए पते पर पहुंच जाएगी। इसके बाद मूवी वापस से प्रेजेंट टाइम पर आती है और आज टिंग का कोर्ट में फर्स्ट ट्रायल होता है। टिंग कहता है कि जमैका दम घोटकर मारने के बाद मैंने उसकी बॉडी देखी और फिर बाहर की तरफ देखा। मुझे जल्द से जल्द उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था, इसलिए मैंने चालाकी भरा डिसीजन लिया। सबसे पहले मैंने जमैका के गले पर एक कट लगाया और लगभग 10 से 15 मिनट में उसकी बॉडी का सारा खून बाहर आ गया और जब खून रुकना बंद हुआ उसके बाद मैंने उसके गले से लेकर उसकी नाभि तक कट मारा। इसी बीच मैंने टाइलर को कॉल किया था और कहा था कि मुझे पता नहीं था कि इतने पतले शरीर में भी इतना मांस हो सकता है। ऐसा कहने के बाद मैंने जमैका के शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करे और उसे बाथरूम में फ्लश कर दिया। फिर मैंने उसका सर उसके फेस से अलग किया, जिसे करने के लिए मुझे 4 से 5 बार चाकू का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने जमैका के लिम्स को काटा, जिसके बाद मैंने उसके हाथ पैर का सारा मांस निकाल दिया और उसके हाथ और पैरों को अलग कर दिया। जमैका के हाथ और पैर पतले थे, जिसे काटने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। जिसके बाद मैंने उसके बाकी बची कुची चमड़ी को निकालना शुरू किया, लेकिन ऐसे कई सारे पार्ट्स थे जहाँ पर चर्बी थी, इसलिए मैंने बुचर के काटने का स्टाइल यूज किया, क्योंकि मैंने कई बार बुचर को मांस काटते हुए देखा था। और ऐसे ही करके मैंने उसके सारे शरीर की चमड़ी को निकाला। जिसके बाद मैंने उसके बोन्स काटने शुरू किए। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत उसकी रीढ़ की हड्डी काटने में आई थी। ऐसा कहते कहते टिंग थोड़ा इरिटेट हो जाता है। वहीं जमैका की मॉम और उसकी सिस्टर रोने लगती है और फिलिप को भी बहुत गुस्सा आता है। आगे टिंग बताता है कि जमैका को काटने में उसे बहुत टाइम लग गया, यहाँ तक कि उसके पैर खून में चिपकने लगी थी। और लगभग 10 बजे उसने जमैका का सर एक प्लास्टिक बैग में रखा और पेयर सिटी की ओर निकल गया। पेयर सिटी के लेक के पास पहुंचकर मैंने उसका सर फेंक दिया। टिंग के इतना कहते ही कोर्ट का सीन कट हो जाता है और अब फिलिप को एक बस में उसकी बेटी मैरी के साथ हम देख पाते हैं। असल में फिलिप का डाइवोर्स हो चुका है और मैरी अपनी मॉम के साथ रहती है। यहाँ बस में एक आदमी बार बार कह रहा था कि टिंग को मार देना चाहिए, जिसे सुनने के बाद मैरी फिलिप से जमैका के बारे में पूछती है। फिलिप कहता है कि तुम्हें जमैका के बारे में कैसे पता? तो मैरी कहती है कि मॉम ने आपको न्यूज में देखा था और वहीं मैंने जमैका का नाम सुना था। तो ये बात सुनते ही फिलिप मैरी की बात पलट देता है, क्योंकि बच्चों को ऐसी बात नहीं सुननी चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम मुझे देखती है, फिर भी वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देती। लेकिन हाँ, तुम मेरी बात तुम्हारे मॉम के नए बॉयफ्रेंड के सामने मत करना, क्योंकि वो इससे चिढ़ जाएगा। तो मैरी कहती है कि उसने कई दिनों से उसके मॉम के बॉयफ्रेंड को नहीं देखा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फिलिप को उसके घर में देख पाते हैं। इधर फिलिप किसी को मैसेज कर रहा था, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में अपनी एक्स वाइफ शिंजो से मिलने जाता है। फिलिप शिंजो को बताता है कि मैंने जमैका के फादर को मैसेज किया था, लेकिन मैंने अभी तक जमैका के फादर को ये नहीं बताया है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खोने का दुख जानता हूँ, इसलिए मैं उसके फादर को ये बात नहीं बता पाया। ऐसा बोलकर फिलिप रोने लगता है और यहाँ शिंजो फिलिप को चुप कराती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम देख पाते हैं कि फिलिप अभी भी शिंजो से प्यार करता था, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में फिलिप जेल जाकर टिंग से मिलता है। फिलिप टिंग को जेल में कुछ बुक्स देता है ताकि टिंग बोर ना हो, और फिर वो उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें जमैका के बारे में गलत गलत लिखा हुआ था। फिलिप कहता है कि मैं तुमसे हमेशा से एक सवाल पूछना चाहता था कि तुम्हें ना ही उस दिन कोई ड्रग्स का असर हुआ था, ना ही तुम्हारी जमैका से कोई आपसी दुश्मनी थी, ना ही जमैका के पास इतने पैसे थे कि तुम्हें कोई फायदा हो, तो भी तुमने जमैका को क्यों मारा? और तुमसे तो जमैका पहली बार ही मिली थी। तो टिंग कहता है कि आप क्या सुनना चाहते हो? फिलिप बताता है कि 13 अगस्त 1987 में जब तुम अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट में तुम्हारी मां गुजर गई, जिसका तुम पर बुरा असर पड़ा, और अब तुम्हारे फादर इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जब मैं तुम्हारे फादर से मिला तो मैंने तुम्हारी गाड़ी की चाबी उन्हें दे दी। तभी वहाँ पर मेरी मुलाकात साइकियाट्रिक यांग से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि तुम पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम जैसी बीमारी से गुजर चुके हो और इसलिए तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम ही तुम्हारी मॉम के मौत के जिम्मेदार हो। साथ ही में तुम्हारा रिलेशनशिप भी लिली के साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थी, जिस कारण तुम्हारे अंदर वुमेन्स को लेकर नफरत की भावना बढ़ गई और शायद इसीलिए तुमने जमैका को मारा था। तो टिंग कहता है कि मैं जमैका से नफरत नहीं करता था, मैं तो उससे प्यार करता था और मुझे औरतों से भी नफरत नहीं है, मुझे लोगों से नफरत है और मैं नहीं चाहता था कि जमैका भी वैसी ही बन जाए, इसलिए मैंने उसे मार डाला। लेकिन मुझे उस टाइम पर पता नहीं था कि मैं 2 लोगों को मार रहा हूँ। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि जमैका प्रेग्नेंट थी और इधर टिंग के हाथ में जमैका का बच्चा होता है। फिलिप पूछता है क्या जमैका को पता था कि वो प्रेग्नेंट थी? तो ये सुनते ही टिंग वायलेंट हो जाता है और पुलिस वाले उसे लेकर चली जाती हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में हम फिलिप को जमई के लैपटॉप के साथ देख पाते हैं, जिसे फिलिप खोल लेता है और कुछ चैट्स पढ़ने लगता है। ये चैट्स जमई और टिंग के थे। इन चैट्स से हमें पता चलता है कि जमई और टिंग इंटरनेट के थ्रू मिले थे और बहुत टाइम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर इन दोनों में प्यार हो गया। फिर जब ये दोनों पहली बार मिले तब जमई ने टिंग को उसे मार डालने को कहा, क्योंकि अब वो और जीना नहीं चाहती थी। इसलिए टिंग ने जमई को मार डाला और जो वर्ड्स जमई ने अपनी दीवार पर लिखे थे उसका मीनिंग था ए रूम विद व्यू। इसके बाद हम जमई और टिंग की कुछ यादों को देख पाते हैं और जमई यहाँ पर अपना फेवरेट गाना गा रही होती है। वहीं यहाँ एक और सीन हमें दिखाया जाता है जब जमई अपनी मॉम और सिस्टर से मिलने आई थी। यहाँ पर उसकी मॉम और सिस्टर बहुत खुश थे। हम उस छोटी बच्ची को भी देख पाते हैं जिससे जमई ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ खेलने जरूर आएगी, लेकिन वो प्रॉमिस भी जमई के साथ इधर ही खत्म हो जाता है। अब मूवी साल 2012 में शिफ्ट होती है और फिलिप जमई के घर आता है। इधर हम साकुरा के हाथ में एक बच्चा देख पाते हैं। हनाको बताती है कि साकुरा अपने बीएफ से प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उसका बच्चा है, लेकिन उसका बीएफ साकुरा को छोड़कर चला गया। ऐसा कहकर हनाको फिलिप को साकुरा को डेट करने के लिए अप्रोच करती है, लेकिन फिलिप मना कर देता है क्योंकि उसकी बेटी थी। फिर फिलिप की नजर उस पोस्टर पर जाती है जो जमई ने दीवार पर लगाई थी। फिलिप पूछता है कि ये कौन है, तो साकुरा बताती है कि एक दिन जब हम लोग डोंगआंग में घूम रहे थे तब जमई ने इस मॉडल की फोटो देखी थी। हालांकि हमें नहीं पता ये कौन है, पर जमई ने उस दुकानदार से ये फोटो बहुत रिक्वेस्ट करके मांग ली और घर आकर इसे चिपका दिया। हम देख पाते हैं कि असल में जमई अपने आप को इस मॉडल के रूप में देखा करती थी। फिर नेक्स्ट सीन में फिलिप अपने घर के बाहर का नजारा देख रहा होता है। इधर हम उस बिल्ली को देख पाते हैं, जिसके बाद ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।